Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो यौगिक हैं जिनमें कि COOH समूह पाया जाता है। इनमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि कोई भी यौगिक में दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो एवं उसमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। उनमें टार्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे हम आज। टार्ट्रिक एसिड या अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, या इसका IUPAC नाम हम कह सकते हैं कि 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। टार्ट्रिक एसिड हमारे सामान्य उपयोग में आने वाली इमली, अंगूर, बेर आदि के रसों में पाया जाता है। अंगूर के रस में इसका जब फर्मेंटेशन से आर्गल या टार्टर नामक निकलता है पदार्थ, उसके अम्ल में पोटेशियम टार्ट्रेट के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। टार्ट्रिक एसिड में हम देखते हैं कि दो एसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। यह DL फॉर्म में पाया जाता है। हम देखते हैं कि इसके एक फॉर्म में जो कि प्रकाशिक समावयवी है, और प्रकाशिक समावयवी होने के कारण वह D और L आइसोमेरिज्म और उसके समावयवी बनाता है। एक रूप में इसमें हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, अतः इसका मीज़ो फॉर्म भी उपस्थित होता है। मीज़ो टार्ट्रिक एसिड क्या है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी संरचना में असममित कार्बन परमाणु दूसरे असममित कार्बन परमाणु का दर्पण प्रतिबिंब है। अतः जिस प्रकार रेसिमिक मिक्सचर में D अणुओं की प्रकाशिक सक्रियता L अणुओं द्वारा उदासीन हो जाती है, उसी प्रकार DL मिश्रण में भी प्रकाशिक सक्रियता समाप्त हो जाती है। यहाँ इसमें एक असममित कार्बन परमाणु की प्रकाशिक सक्रियता दूसरे कार्बन परमाणु की प्रकाशिक सक्रियता से समाप्त हो जाती है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। टार्ट्रिक एसिड को बनाने के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं। यह अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड से DL टार्ट्रिक एसिड बनता है, जबकि मैलेइक एसिड से मीज़ो टार्ट्रिक एसिड बन रहा है। बच्चों, हमें DL एवं मीज़ो टार्ट्रिक एसिड में अंतर के बारे में समझ आ गया, क्योंकि जो D और L है वो प्रकाशिक समावयवी होते हैं और मीज़ो टार्ट्रिक एसिड हमारे पास में प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। इसी प्रकार अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाईब्रोमोसक्सिनिक एसिड को जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ में उबाला जाता है तो भी प्रकाशिक सक्रिय एवं मीज़ो दोनों ही टार्ट्रिक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोक्सिल साइनोहाइड्रिन के जल अपघटन से भी उपयुक्त दोनों प्रकार के टार्ट्रिक एसिड बनाए जाते हैं। जब हमें प्रकाशिक सक्रिय टार्ट्रिक एसिड D+ टार्ट्रिक एसिड मुक्त अवस्था में वह पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट सॉल्ट के रूप में अंगूरों के रस में पाया जाता है, तो इनके रस को एल्कोहलिक किण्वन के समय जब लाल भूरे ऑर्गल के रूप में इसका पोटेशियम सॉल्ट सेपरेट हो जाता है और इसी को हम टार्टर को जल में घोलकर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो कैल्शियम टार्ट्रेट अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में परिकलित मात्रा में गर्म करने पर हमें मुक्त D+ टार्ट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार D+ टार्ट्रिक एसिड को मुक्त अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है, और ये मेथड इसकी व्यापारिक मेथड, कॉमर्शियल मेथड है जिसके द्वारा इसे बनाया जाता है। यदि हम सिंथेसिस देखें तो टार्ट्रिक एसिड उसके तत्वों से
पूर्ण सिंथेसिस निम्न प्रकार किया जा सकता है। जब कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एसीटिलीन एवं उसके बाद उसका रिडक्शन करने पर एथिलीन, उसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर ब्रोमो कंपाउंड और पोटेशियम साइनाइड के बाद उसका जल अपघटन करने पर हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो ब्रोमोसक्सिनिक डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड बनता है। और उसी डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड को जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेकों विधियों के द्वारा टार्ट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। टार्ट्रिक एसिड प्राकृतिक स्रोत से भी प्राप्त होता है और D+ टार्ट्रिक एसिड निर्जलीय सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक होता है। टार्ट्रिक एसिड L- प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसे रैसिमिक मिक्सचर के सेपरेशन से प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक व रासायनिक गुणों में D+ एवं L- टार्ट्रिक एसिड समान ही होते हैं, लेकिन उनका आपेक्षिक घूर्णन विपरीत होता है और ये जल में अति घुलनशील और ईथर में अविलेय होते हैं। जब हम टार्ट्रिक एसिड के रैसिमिक मिक्सचर को, जिसका कि गलनांक 206 होता है, DL टार्ट्रिक अम्ल हेमीहाइड्रेट, इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है और मीजो टार्ट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है और जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है और जल में भी अत्यधिक विलयशील होता है। इसकी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करें तो देखते हैं कि एक अणु में 2 सेकेंडरी अल्कोहल व 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, अतः यह उनकी सामान्य अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम ऊष्मा का प्रभाव इफेक्ट ऑफ हीट देखते हैं। टार्ट्रिक एसिड को गर्म करने से पहले तो ये एनहाइड्राइड बनाएगा और बाद में गर्म होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार अपचयन रिडक्शन करने पर जब टार्ट्रिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयित कराया जाता है तो पहले मैलिक एवं बाद में सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। सॉल्ट का बनाना, लवणों का बनाना, सॉल्ट फॉर्मेशन में टार्ट्रिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है, अतः ये 2 प्रकार के सॉल्ट बनाएगा। जब हम टार्ट्रिक एसिड को बेस के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एवं बाद में सोडियम टार्ट्रेट बनता है। इस सॉल्ट में यदि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे कि रोशेल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है और फेलिंग विलयन बनाने में काम आता है। फेलिंग विलयन क्षारीय माध्यम में क्यूप्रिक आयन व 2 टार्ट्रिक आयन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है जो कि क्यूप्रिक आयन और 2 टार्ट्रेट आयनों के कॉम्प्लेक्स से बन रहा है। और रोशेल सॉल्ट जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और वो हमारे फेलिंग विलयन एवं प्रयोगशाला में बहुत अधिक काम आता है। जब टार्ट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक सॉल्ट अच्छे अपचायक के रूप में व्यवहार करते हैं और टार्ट्रिक अम्ल अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जब मेटेलिक सिल्वर में अपचयन कर देता है और अम्ल स्वयं टार्ट्रिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह गुण दर्पणों में रजत सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत अधिक होती है। जब H2O2 और फेरस सल्फेट किसी टार्ट्रिक अम्ल डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हम लेते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर टार्ट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व जल में अपघटित हो जाता है एवं सल्फ्यूरिक अम्ल भी सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
टार्टरिक अम्ल की हम दैनिक जीवन में उपयोगिताएं अत्यधिक होने के कारण ये उपयोग में लाया जाता है। यह सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बनाने में काम आता है। रंगाई छपाई में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। ठंडे पेय पदार्थ बनाने में यह इंडस्ट्रियल स्केल पर काम में आता है। बेकिंग पाउडर फेलिंग सॉल्यूशन के रूप में बनाने में भी इसकी मदद ली जाती है एवं मेडिसिनल इफ़ेक्ट, इसकी मेडिसिनल यूजेस भी बहुत है। अब हम बच्चों हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें कि 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। 3 कार्बोक्सिलिक समूह अर्थात COOH समूह हमारे पास में उपस्थित हैं। साइट्रिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि लेमन में व अन्य कुछ फलों के रसों में पाया जाता है, उनका IUPAC नाम जिसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं, उसका 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। नींबू के रस में ये 6 to 10% सिट्रिक एसिड होता है और सर्वप्रथम शीले ने इसे पृथक किया, इसलिए इसका नाम नींबू से प्राप्त होने के कारण ट्रेडिशनल नेम सिट्रिक एसिड रखा गया है। इसको प्राप्त करने के लिए लेमन जूस से भी प्राप्त किया जा सकता है। कॉमर्शियल स्केल पर इसको प्राप्त करने के लिए कच्चे नींबुओं के रस को लगभग उबाला जाता है और उसमें उपस्थित प्रोटीन का कोगुलेशन किया जाता है। फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाने पर उसमें से कैल्शियम सिट्रेट अवक्षेपित होकर छान लिया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है और उसे छानकर कैल्शियम सल्फेट पृथक कर देते हैं और जो हमारे पास में फिल्ट्रेट बचता है उसको वाष्पीकृत करके उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है। सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसको शीरे से भी प्राप्त किया जा सकता है। मोलासेस से सिट्रिक एसिड का कॉमर्शियल उत्पादन शीरे से किया जाता है जब मोलासेस का किण्वन वायु की उपस्थिति में लगभग 1.5 सप्ताह तक 3.5 pH पर एस्परजिलस नाइजर या सिट्रोमाइसीज फिफेरिनेस की उपस्थिति में 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है तो लगभग 60% सिट्रिक एसिड बनता है और शुद्ध सिट्रिक एसिड को कैल्शियम सॉल्ट बनाकर उपयुक्त विधि से हम प्राप्त मोनोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ग्लिसरॉल से बनाने के लिए सिट्रिक एसिड की सिंथेटिक विधि है, उसमें ग्लिसरॉल से हम प्रारंभ करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें HCl से अभिक्रिया कराकर ऑक्सीडेशन कराते हैं जिसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एवं पोटेशियम साइनाइड के साथ में अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराने पर सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। रिफॉर्मस की रिएक्शन के द्वारा भी सिट्रिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। रिफॉर्मस की रिएक्शन हम सभी जानते हैं कि सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस लॉरेंस ने 1897 में रिफॉर्मस की रिएक्शन के द्वारा किया जिसमें एथिल ब्रोमो एसीटेट एवं ऑक्जेल एसिटिक एस्टर को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है एवं बनने वाले उत्पाद का जल अपघटन करवाने पर हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। सिट्रिक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसके क्रिस्टल्स मोनोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं और 130 डिग्री तक गर्म करने पर इसके क्रिस्टल के जल का अणु निकल जाता है एवं 153 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघल कर अल्कोहल
और उसमें यह अल्कोहल में विलयशील है और ईथर में अविलेय रहता है। इसमें एक अणु में तृतीय अल्कोहलिक समूह व 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, अतः इसका एसिटाइलेशन हो जाता है और यह सॉल्ट बनाते हैं। जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमें मोनो एसिटाइल यौगिक प्राप्त होते हैं, जो कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति को बताते हैं। इसी प्रकार जब इसको क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये सॉल्ट बनाते हैं। यह 3 प्रकार के सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें कि 3 कार्बोक्सिलिक समूह होने की पुष्टि होती है। जब इसके ऊपर हीट का गर्म किया जाता है तो सिट्रिक एसिड गर्म करने पर सिट्रिक एसिड में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स देखते हैं कि है, बीटा भी है, एवं इसमें गर्म करने पर एकोनिटिक एसिड बनाएगा, जबकि अधिक गर्म करने पर यह कई प्रकार के यौगिक अलग अलग कंट्रोल्ड हीटिंग से अलग अलग प्रकार के एकोनिटिक एसिड, सिट्राकोनिक एसिड, ईटाकोनिक एसिड एवं उनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट करने पर मेजाकोनिक एनहाइड्राइड एवं ईटाकोनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो 44% तक ये एकोनिटिक एसिड हमें प्राप्त किया जा सकता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर 90% तक यह एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और यह अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रिया है। जब सिट्रिक एसिड का अपचयन करवाया जाता है तो OH समूह अपचयित होकर ट्राई कार्बोलिक एसिड बना लेता है और टार्ट्रिक एसिड की भांति ही यह कॉपर +2 आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर एक सॉल्ट बनाता है, जो कि बेनेडिक्ट विलियन में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम साइट्रेट होता है और जिसमें यह निम्न प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बेनेडिक्ट विलियन में यह काम में लिया जाता है। इसके उपयोग प्रयोगशालाओं में एवं दैनिक जीवन में बहुत है। यह रंगाई व छपाई में एक रंग बंधक के रूप में काम में आता है। मिठाई, अचार, मुरब्बे में यह एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लेता है। इसके कई लवण औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रक्त की कमी में यह रोगी को फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिया जाता है तथा कब्ज के उपचार में मैग्नीशियम सिट्रेट का उपयोग करवाया जाता है और सोडियम सिट्रेट को बच्चों के दूध में मिलाने से दूध अधिक सुपाच्य हो जाता है तथा यह फटता नहीं है और इसके सॉल्ट फोटोकॉपी करने के भी काम आते हैं। इसका उपयोग धातुओं पर पॉलिश करने तथा जंग आदि के धब्बे दूर करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये हमारे पास हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले क्लास में अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।